नई सरकार चुने जाने के 5 कदम देश ने पूरे कर लिए हैं। बस 2 कदम का इंतजार है, यानी कि 2 फेज के इलेक्शन बाकी हैं। तो छठे चरण के रण का समीकरण क्या कहता है, यह आपको डिटेल से बताएंगे। कुछ ही घंटों में 6 फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग पार्टियां बूथ तक पहुंच चुकी है। तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए तस्वीरें। तैयारी शुरू हो गई है, पोलिंग बूथ तैयार कर लिया गया और कभी भी कुछ ही घंटों के बाद यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट करेंगे लोग। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने लगेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान होना है, तो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। यहां की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए अनंतनाग में किस तरह की तैयारी की जा रही है। इस सीट का समीकरण हम आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि 2019 में क्या स्थिति थी, इन 58 सीटों पर किसकी साख सबसे ज्यादा दांव पर है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन इस चरण में कई दिग्गज मैदान पर हैं, तो उन पर भी नजर डाल लेते हैं। कितने केंद्रीय मंत्री, कितने पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत छठे चरण में ईवीएम में कैद होगी, किन किन नेताओं की साख दांव पर है। अगर दिग्गज मंत्रियों की बात की जाए तो लिस्ट में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णपाल सिंह गुर्जर फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदंबिका पाल डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय तामलुक से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या होने वाला है छठे चरण का समीकरण, यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी हैं और बचा है तो सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार। 19 अप्रैल से अब तक 5 चरणों में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। छठवें चरण में वोटिंग के लिए कुछ घंटों का इंतजार है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होना है। बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आए। ये मतलब छठी फेज है कल और थोड़ी गर्मी है। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पिक किए हैं। छठवें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा पूरे चुनाव में रही, जो लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं, जिनमें नॉर्थ दिल्ली, आजमगढ़ और पुरी जैसी सीटों के नाम शामिल हैं। छठवें चरण का चुनाव कंप्लीट होने के बाद 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। छठवें चरण में 889 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक इस फेज के 183 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 141 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर हत्या, किडनैपिंग जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 12 उम्मीदवारों को किसी न किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। 6 उम्मीदवारों पर हत्या और 21 पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 24 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज है। वहीं 16 कैंडिडेट्स पर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में 889 उम्मीदवारों में से 39% यानी 343 करोड़पति हैं। इन कैंडिडेट्स के पास औसत संपत्ति 6 करोड़ 21 लाख की है। सबसे ज्यादा बीजेपी के 48 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजू जनता दल के सभी 6 कैंडिडेट, आरजेडी और जेडीयू के सभी 4 कैंडिडेट, सपा के 11, टीएमसी के 7, कांग्रेस के 20 और आम आदमी पार्टी के 4 कैंडिडेट्स की संपत्ति 1 करोड़ या उससे ज्यादा की है। सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों में SUCIC के उम्मीदवार राम कुमार यादव का नाम है। उनके पास 1,686 रुपए की संपत्ति है। वहीं रोहतक से निर्दलीय उम्मीदवार मास्टर रणधीर सिंह के पास संपत्ति के नाम पर महज 2 रुपए हैं। अगर छठवें चरण के सबसे अमीर प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में आए
नवीन जिंदल सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। उनके पास 1241 करोड़ की संपत्ति है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बीजेडी के संतृप्त मिश्रा हैं। इनके पास 482 करोड़ की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर सुशील गुप्ता का नाम है, जिनके पास 169 करोड़ की संपत्ति है। इस चरण के सभी 889 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला शनिवार को 58 सीटों की पोलिंग के साथ जनता ईवीएम पर बटन दबाकर कर देगी। सिक्स फेज में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। दिल्ली का रण बहुत दिलचस्प है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं जमानत पर छूटकर, दिल्ली के दंगल पर नजर डालेंगे। लेकिन आपको बता दें छठे चरण की हॉट सीटें कौन कौन सी, 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके हॉट सीटें कौन कौन सी है आपको दिखाते हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, तो रामभुआल निषाद जो हैं वो समाजवादी पार्टी से उनसे मुकाबला कर रहे हैं। यहां मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से मुकाबले में है। डुमरियागंज उत्तर प्रदेश, जगदंबिका पाल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भीष्म शंकर कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा चलिए, जहां नवीन जिंदल मैदान में जो सबसे अमीर कैंडिडेट हैं इस फेज के चुनाव के, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, तो डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा चलिए, यहां राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने मुकाबले में राज बब्बर हैं जो कि कांग्रेस से हाथ आजमा रहे हैं। करनाल हरियाणा चलिए, जहां पर मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। फरीदाबाद हरियाणा में कृष्णपाल सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग राजौरी जम्मू कश्मीर, यहां पर महबूबा मुफ्ती खुद चुनावी मैदान में है पीडीपी की तरफ से, तो मियां अल्ताफ अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ रहे हैं। संबलपुर ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में है, तो प्रणब प्रकाश दास बीजेडी से चुनावी मैदान में है। पुरी चले तो पुरी में ओडिशा में संबित पात्रा जो कि बीजेपी के जाने माने चेहरा माने जाते हैं टेलीविजन पर, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अरूप मोहन पटनायक बीजेडी से यहां उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह कि किस पार्टी की साख इस फेज में सबसे ज्यादा दांव पर है, यह पता चलेगा 2019 के आंकड़ों से। 2019 के आंकड़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि किसके पास 2019 में इन 58 सीटों में से कितनी सीटें थी। तो 58 सीटों का हाल क्या कहता है 2019 के हिसाब से? 58 सीटों में से बीजेपी के पास 2019 में 40 सीटें थी, 40 सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। बीएसपी के पास 4, बीजेडी के पास यानी बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी, उनके पास 4, जेडीयू के पास 3, टीएमसी के पास 3 और समाजवादी पार्टी के पास 1, एलजेपी के पास 1 और साथ ही साथ एजेएसयू यानी कि झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी उसके पास 1 और एडीएस के पास 1 पार्टी उस दिन 2019 के चुनाव में इनके खाते में गई थी। लेकिन दिल्ली का रण क्या कहता है, दिल्ली का दंगल क्या कहता है, जिस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है? क्योंकि दिल्ली के दंगल में हाल ही अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई। इससे पहले वो तिहाड़ जेल के अंदर थे, लेकिन जब वो जमानत पर छूटकर बाहर आए तो उन्होंने केंद्र सरकार पर, बीजेपी के ऊपर तीखे बाण बरसाने शुरू किए। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर दंगल होने जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर है। ये 7 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार भी बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है, सारे प्रत्याशी बदल दिए, सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर। इसके साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस कर लिया है और अलायंस के बाद आम आदमी पार्टी जोश में है, कांग्रेस जोश में है, जबकि बीजेपी की चुनौती यह है कि 7 में से 7 सीटों को वो किस तरह बचाए। इसमें एक चीज़ है कि जब विधानसभा चुनाव होते तो दिल्ली की जनता, दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली के वोटर आपको झोली भर भर के वोट देती है। आपके जैसा बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत शायद किसी को मिला नहीं है। लेकिन जब लोकसभा चुनावों की बारी आती तो आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो क्या केजरीवाल के काम के ऊपर मोदी का नाम हावी हो जाता है क्या? नहीं, जब सेंट्रल चुनाव आते हैं लोकसभा के तो जनता कहती है भाई आप राष्ट्रीय स्तर पे तो हो ही नहीं, अच्छा आपको वोट दे के क्या फायदा, आपको हम छोटे चुनाव में वोट देंगे। इस बार हम राष्ट्रीय अलायंस का हिस्सा हैं, तो जो हमें वोट देगा वो देश में सरकार बनाने के लिए वोट दे रहा है। इस बार लोग वोट देंगे हमें। तो आप 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीटों पर जीतने की आपको संभावना है? काफी सीटों पे जीतेंगे, अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा। दिल्ली का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा ये? दिल्ली में अगर आप मेरे से 2 महीने पहले पूछते जी, मैं कहता 1-2 सीटों पे शायद जीत जाए। अच्छा, अब मुझे लग रहा है जो इन्होंने गलत गिरफ्तारी की है, जनता ने अगर वोट डालने के लिए निकली जनता अच्छे से,
तो मुझे लगता है कि 7 सीटें और जीतेंगे। पंजाब में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन दिल्ली के दंगल में उतरा कौन कौन है, यह भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी एकमात्र बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार रिपीट हो रहे हैं। बीजेपी ने बाकी के 6 सीटों पर सारे कैंडिडेट चेंज कर दिए, सिर्फ मनोज तिवारी रिपीट हो रहे हैं। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में शामिल हुए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, बीजेपी के खेमे से इस बार चुनावी कैंडिडेट हैं, जबकि उनके सामने है सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता। पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा बीजेपी के तरफ से हैं, उनके सामने है कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी से। चांदनी चौक में प्रवीण खंडेवाल को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, जबकि जेपी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं चुनावी मैदान में, और उनके सामने सहीराम पहलवान है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पश्चिमी दिल्ली में कमलजीत सहरावत बीजेपी की तरफ से जोर लगा रहे हैं, तो उनके सामने है महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो उनके सामने है कांग्रेस के नेता उदित राज। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट समीकरण से अलायंस तो हो गया, लेकिन इन दोनों का अलायंस दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाता है। अगर दोनों का अलायंस एक सीट भी निकाल ले जाता है तो बीजेपी के लिए डेंट होगा, क्योंकि बीजेपी 7 में से 7 सीट अपने नाम कर चुकी है यहां पर। और ये कारनामा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय जेल जाने और फिर जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है या फिर नुकसान, इस पर केजरीवाल का आंकलन क्या कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव का अनाउंसमेंट जिस दिन होता है उसके 5 दिनों बाद आप जेल चले जाते हैं। गिरफ्तार, यानी चुनाव किक स्टार्ट हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई, इंजन ठीक से नहीं हुआ और आप जेल के अंदर हैं, और 50 क्रूशियल दिन आप जेल के अंदर आप रहे, और उसके पीछे आपकी पार्टी, बाकी लोग, आपकी, जैसा आपने कहा कि आपके दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी जेल में थे। फिर आप लौट के आते हैं और आपको बमुश्किल 21-22 दिनों का टाइम मिलता है। 21-22 दिनों में सच पूछे तो आपको 70 दिनों का काम करना है। वो काम आप कैसे कर पा रहे हैं? मुझे लगता है इन्होंने ही काम कर दिया। अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते कि दिल्ली में कितनी सीट जीतोगे, तो मैं आपको कहता 1-2 शायद जीत जाएं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने झूठे केस में चुनाव अनाउंस होने के बाद मुझे गिरफ्तार किया, इसको लेके जनता में इतना गुस्सा है, इतना रोष है कि आप देखना जनता बटन दबा के इसका जवाब देगी। लेकिन दिल्ली के चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा यह पता 4 जून को पता चलेगा, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले इस दंगल में एक बड़ा दंगल शुरू हो गया। बुर्का वाली वोटर एक बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली चुनाव आयोग से मुलाकात करके मतदान करने के लिए आने वाली बुर्काधारी मतदाताओं के सही तरीके से वेरिफिकेशन की मांग की है। इस मांग के साथ सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी क्या मांग कर रही है वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी मांग ये कर रही है कि मतदान करने वालों के पहचान की जांच होनी चाहिए। बुर्का पहने हुई महिलाओं के चेहरे खुले होने चाहिए। जो मास्क लगाकर आए उनके भी चेहरे खुले होने चाहिए। किसी भी तरह की गलत वोटिंग नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य से किसी भी तरह की फेक वोटिंग ना हो। सभी बूथ पर उचित पुलिस बल तैनात रहें। चुनाव आयोग में की गई शिकायत पर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन फेयर होना चाहिए और प्योर आइडेंटिफिकेशन के साथ होना चाहिए। दिल्ली में कई ऐसे बूथ हैं जहां बोगस वोटिंग होने की शिकायत मिलती है, लगातार हम सुनते रहे हैं, देखते भी रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि जो भी वोटर अगर एक मुस्लिम समाज की बहनें बुर्का पहन के आती हैं तो उनका एक बार महिला अधिकारी सुनिश्चित की जाए जो ये चेक करें कि जो वोट डालने आ रहा है वो वही व्यक्ति है या वही बहन है जो वोट डालने आ रही है। तो इसको हमने एक चिट्ठी लिखी है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्षता से होना चाहिए। इसके लिए महिला अधिकारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन बूथों पर बोगस वोटिंग ना हो, ये इलेक्शन कमीशन तय करे। हर एक व्यक्ति का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके आई कार्ड के साथ उसको मैच करके ही पोलिंग होती है। लेकिन इस तरीके की बात कर कर कहीं ना कहीं ये जो अपना हमेशा की तरह अब जातियों में, धर्मों में पोलराइजेशन करने की कोशिश है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है।
इस तरीके की बातों से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आज ये लड़ाई एक पार्टी और आम जनता के बीच में हो गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए, खफा हो गए। ओवैसी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ट्वीट दिखाइए असदुद्दीन ओवैसी का, जिसे दर्शक साफ साफ पढ़ पाए। ओवैसी लिखते हैं, भाजपा के दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में भी पिछले दिनों कुछ ऐसी हरकत हुई थी जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ट्वीट में जिक्र किया है। अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने इस मुद्दे को मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चेहर नकाब निकाल के देखेंगे, क्या है ये सब। पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी, वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी उस वक्त भी उनके खिलाफ, एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाके नकाब उठाए? बस ये कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए, वोट डालें। क्या बुर्का पहनकर फेक वोटिंग की जा सकती है, बोगस वोटिंग हो सकती है? यह सवाल है, और यह सवाल तब उठा जब हैदराबाद सीट पर मतदान हो रहा था। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कुछ मुस्लिम महिलाओं के बुर्का उतरवाकर, उनकी बुर्का में जो महिलाएं आई थी उनके फेस देखकर, बुर्का उतरवाया नहीं था, उनके बस चेहरे को देखा था, और उसके बाद उन्होंने वोटिंग आईडी कार्ड से उनके चेहरे को मैच कराया था। उनका कहना यह था कि उम्मीदवार का अधिकार है कि किसी भी सीट पर फॉल्स वोटिंग ना हो। हालांकि इसके बाद इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ लिया था कि ओवैसी साहब के लिए तो मुसलमान केवल वोट का हथियार है। उन्हें तो मुसलमानों को भड़काने के बजाय उन्हें तो अपील करनी चाहिए कि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएं, देश के विकास के लिए और एक विकसित राष्ट्र के लिए मतदान करें। मतदाता का अधिकार है वोट डालना, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि ये फर्जी मतदान ना हो, सुनिश्चित करना है इस बात को भी। तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उससे जाहिर सी बात है अपनी पहचान तो दिखानी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां कह रही है कि मतदान सबका हक है, अभी आपने उनको सुना कौसर जहां को, वो साफ तौर पर कह रही है कि मतदान जो है वो हर किसी का अधिकार है, लेकिन मतदान सेफ और साथ ही साथ आधिकारिक होनी चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक हैरेसमेंट तो है ही। आदमी वोट डालने जा रहा है या किसी महाज पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, या बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, जो हर चीज़ की जांच हो रही है। अगर इतना ही शौक है उन्हें, तो बायोमेट्रिक सिस्टम से क्यों नहीं करा देते? अपने भी बायोमेट्रिक सिस्टम से कराएं सारी पोलिंग, ताकि फेक वोट भी ना पड़े और सही आदमी वोट डाल दे। जब राशन बायोमेट्रिक सिस्टम से मिल सकता है तो वोट क्यों नहीं पड़ सकता बायोमेट्रिक सिस्टम से? साथ ही दिल्ली के एलजी भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकले, वोट करें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जिन जिन महानगरों में वोटिंग हुई है वहां पर कम वोटिंग चिंता का विषय रही है। भारत के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते एक सक्षम और जिम्मेदार सरकार चुनने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। मेरे विचार से यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान के अधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार बने। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति बढ़ चढ़कर मतदान के उत्सव में शामिल होकर देश में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार बनाने का हिस्सा बने।